अध्याय 3 शाही राजधानी का समृद्ध परिवार। गाड़ी पूरे शहर में चली गई। यद्यपि यह रात का समय था, क्योंकि शाही राजधानी साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध वाणिज्यिक केंद्र था। इस जगह के द्वार युद्ध के समय को छोड़कर कभी भी बंद नहीं किए गए थे। रोडी दूर से ही गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने गाड़ी के बहुत करीब रहने की हिम्मत नहीं की। केवल भगवान ही जानता था कि वास्तव में सुंदर लड़की कितनी शक्तिशाली थी, और अगर रोडी की खोज की गई तो वह स्टार के साथ जेल में समाप्त हो जाएगा। गाड़ी राजधानी के शानदार विक्ट्री स्क्वायर से गुजरी और एक चौड़ी सड़क में प्रवेश कर गई। रोडी को राजधानी में पहले से ही 2 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी भी इस सड़क से परिचित नहीं था। वह जानता था कि केवल सबसे शक्तिशाली कुलीन ही यहाँ रह सकते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग अमीर और ताकतवर परिवारों से थे। गाड़ी धीरे धीरे एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली के मोटे लकड़ी के दरवाजे को लाल रंग से रंगा गया था, जो इसे लोहे जैसा रूप देता था। रोडी हैरान रह गया और दरवाजे पर परिवार के प्रतीक चिन्ह को देखकर लगभग नीचे गिर गया। वह जानता था कि वह पैटर्न क्या था। यह फ्लेम ट्यूलिप परिवार के लिए प्रतीक चिन्ह था। इंपीरियल अकादमी में एक वरिष्ठ छात्र के रूप में वह साम्राज्य के सैन्य इतिहास से परिचित थे। रोडी स्पष्ट रूप से जानता था कि लौ की तरह ट्यूलिप प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। यह सम्मान और महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह लोगों के सम्मान और प्रशंसा का प्रतिनिधित्व करता था। लॉ ट्यूलिप परिवार, यह पहले मार्शल के वंशजों का परिवार था जिसने महामहिम सम्राट को साम्राज्य खोजने में मदद की। साम्राज्य के 600 वर्षों के इतिहास में परिवार में कुल 14 मार्शल रहे हैं। उनमें से प्रत्येक एक उत्कृष्ट रणनीतिकार था। उन्होंने साम्राज्य के लिए बहुत योगदान दिया है। रोडी ने अपने इतिहास के शिक्षक को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा के स्वर में बताया कि यह परिवार युद्ध के परिवार का देवता था। स्वाभाविक रूप से रोडी के मन में इस परिवार के लिए केवल सम्मान था। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि वह ट्यूलिप परिवार पर हमला करेगा। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी हास्यास्पद शक्ति के लिए एक सटीक व्याख्या थी। चूंकि वह ज्वाला ट्यूलिप परिवार का हिस्सा थी, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे मुख्य द्वार से गुजरी, दरवाजा बंद हो गया। रोडी का दिल अब चिंता से भर गया था। वह जानता था कि ट्यूलिप परिवार से निपटना कितना गंभीर है अगर उन्हें पता चला कि वह चुपके से किसी को बचाने आया है। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो भयानक चीजें होंगी। अगर उन्हें पता चला कि लोगों के एक समूह ने ट्यूलिप परिवार पर हमला किया है, तो यह तय था कि इस समूह के सभी लोगों को फांसी दी जाएगी। कोई भी सामान्य व्यक्ति जहां तक हो, सामान समेटकर तुरंत भाग जाता है। रोडी ने एक पल के लिए सोचा और आह भरी। वह अपने दोस्त को नहीं छोड़ सका और खुद ही भाग गया। यह उनके जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। हालांकि रोडी एक गुणी व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह अपने परिवार और दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। अपने दांत पीसते हुए रोडी हवेली के बगल में एक छोटी सी गली में घुस गया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर ध्यान से देखा कि दीवारों पर चढ़ने और परिसर में कूदने से पहले आसपास कोई नहीं था। निकोल ने अपने नशे में धुत छोटे भाई को वापस जाते हुए देखा। हालांकि वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन था। फिर उसने अपने सेवकों को बुलाया और हाथ हिलाकर कहा, उसे नीचे ले जाकर आराम करने दो। दुर्भाग्य से मूर्ख भविष्य का ड्यूक एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं था। नशे में होने के कारण वह सामने वाले को पहचान नहीं पाया। हंसते हंसते उसकी आंखें ढीली हो गईं और मजाक में अपनी बहन की ओर देखा। उसने अपनी उंगली भी बढ़ा दी और उसकी ठुड्डी को छेड़ने का प्रयास किया। एक अचंभे में वह खुद से बुदबुदाया, आह मेरी प्यारी सारा, मैंने तुम्हें कुछ दिनों तक नहीं देखा और तुम मेरे बारे में पहले ही भूल गए हो। तुम छोटी लोमड़ी, देखते हैं कि मैं आज रात तुम्हें कैसे शिक्षा दूंगा। फिर उसने अपनी बाहों को फैलाया और खुद को आगे फेंक दिया। जब वह कुशलता से बगल में मुड़ी तो निकोल का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया, जिससे वह एक शून्य में ठोकर खा गया। ठंड से बोलते ही उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। सारा, तुम उस तरह की गंदी जगह पर भी गए हो। दयनीय प्लेबॉय को अभी भी पता नहीं था कि वह किस खतरनाक स्थिति में है। निकोल ने एक उंगली फड़फड़ाई और तुरंत एक सफ़ेद रोशनी निकली और प्लेबॉय के पेट में जा लगी। प्लेबॉय को चीखने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वह 3 मीटर दूर उड़ गया और पहले जमीन पर गिर गया। रोडी हॉल के बाहर एक पेड़ के ऊपर छिपा था और उसने पूरा दृश्य देखा। उसने सोचा कि अगर उसे निशाना बनाया जा रहा था तो क्या वह उसे चकमा दे पाएगा। उसके दिल में जवाब ने उसे ठंडा पसीना छोड़ दिया। वास्तव में रोडी ने अपने छिपने के स्थान पर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने सावधानी से खुद को छिपा लिया था। वह जानता था कि स्टार यार्ड में कहीं बंधा हुआ है। हालांकि यार्ड में कोई नहीं था। रोडी ने अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं की, जबकि मादा जादूगर अभी भी आसपास थी। उसने आधी रात तक इंतजार करने की योजना बनाई, जब तक कि बचाव शुरू करने से पहले हर कोई सो रहा था। वे शायद इतनी देर रात स्टार को जेल नहीं भेजते। तारे को अस्तबल या जलाओ लकड़ी की दुकान की तरह भोर तक कहीं बांध देना चाहिए। जैसा कि सुंदर महिला दाना यहाँ की मालिक होनी चाहिए, उसका शयनकक्ष ऐसी जगहों से बहुत दूर होगा। उस स्थिति में जब रोडी अपने दोस्त को बचा लेता है तो वह सुरक्षित हो जाता है। रोडी पेड़ों के भीतर छिपा हुआ था और अपने विचारों में खोया हुआ था। इस बात से अनजान था कि यार्ड में लोग चले गए थे। स्टार, जिसे पहले यार्ड में छोड़ दिया गया था, को भी मजबूत नौकरों में से एक ने ले लिया था।
हालांकि मच्छरों और चींटियों ने रॉडी को बहुत असहज महसूस कराया, लेकिन वह आधी रात तक डटा रहा। आकाश में चंद्रमा की स्थिति से रॉडी ने अनुमान लगाया कि अब आधी रात हो जानी चाहिए और वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। वह अपने परिवेश से परिचित नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि अकादमी में वास्तुकला के लिए उसके पास अच्छे ग्रेड थे। इसलिए पूरी हवेली से वह मालिक, नौकरों और अस्तबल जैसे अन्य क्षेत्रों के रहने वाले क्वार्टरों के स्थान का अनुमान लगा सकता था। रॉडी ने एक रास्ता चुना और तेजी से अस्तबल की ओर दौड़ा। रॉडी ने इतना बड़ा अस्तबल पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अकादमी में अस्तबल काफ़ी बड़ा था। हालांकि यहाँ का अस्तबल इंपीरियल अकादमी की तुलना में 2 गुना बड़ा था। यह 100 से अधिक घोड़ों को फिट करने के लिए काफ़ी बड़ा था। रॉडी ने आह भरी। अस्तबल की खिड़कियों पर एक नज़र डालने से पता चला कि उसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चला गया। सितारा। चलते चलते रॉडी फुसफुसाए। वह 2 बार तिनके और लकड़ी के बक्सों से टकराया, लेकिन फिर भी उसने उस जगह को रोशन करने की हिम्मत नहीं की। उसने ढेर सारे भूसे और घोड़े की खाद में ब्रश किया था, लेकिन उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। वह जानता था कि अगर कल तक उसे तारा नहीं मिला तो वे समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही रॉडी अस्तबल के अंत तक पहुंचा, उसने दरवाजे के उस पार से हल्के कदमों की आवाज़ सुनी। उसका दिल अचानक उसके गले में कूद गया, क्योंकि वह सबसे बड़े घोड़े के शेड में छिप गया था। शेड स्पष्ट रूप से स्थिर और विशेष रूप से अच्छी तरह से निर्मित बाकी की तुलना में बड़ा था। रेलिंग पर एक काठी भी थी। स्वाभाविक रूप से यह एक उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु थी। रॉडी ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि एक जोड़ी आंखें अंधेरे में उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक घोड़ा था। अंधेरे में भी रॉडी बेहोशी से देख सकता था कि यह एक बहुत ही सुंदर काला घोड़ा है। इसके अंग मजबूत लोहे की तरह स्वस्थ और मजबूत थे। घोड़ा रॉडी को देख रहा था। उसकी नाक से गर्म हवा फूली हुई थी और उसके खुर बेचैन थे। जाहिर है, रॉडी ने उसकी नींद में खलल डाला। रॉडी अजीब तरह से घोड़े की तरफ बढ़ा और बुदबुदाया, प्रिय घोड़े, प्रिय घोड़े। मैं घोड़ा चोर नहीं हूँ। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। फिर रॉडी ने घोड़े की याल को छुआ। उसने घोड़े को शांत करने के लिए इंपीरियल अकादमी में सीखे गए कौशल का उपयोग करने की कोशिश की। इस समय उसने धीरे धीरे कदमों की आहट सुनी। जाहिर है, कोई यहाँ जा रहा था। रॉडी ने अपने दिल में शिकायत की। हताशा के एक क्षण में उसने ऊपर एक क्रॉस बीम को देखा। वह चुपचाप उछला और बीम को पकड़ लिया। उसके बाद उसके पैर उस पर लग गए ताकि उसका शरीर उससे लटक रहा हो। गैरस, आप वास्तव में अच्छे व्यवहार वाले नहीं हैं। हौस शेड के बाहर से एक नर्म डरपोक आवाज़ आई। निकोल शेड के बाहर खड़ी थी और उसमें बेचैन घोड़े को देख रही थी। उसके पिता को घोड़ों से प्यार था और इस युद्ध के घोड़े का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किया जाता था जब उसके पिता ने सेना की कमान संभाली थी। गैरस, फिक्र मत करो, आज रात मेरा मूड खराब है। निकोल का स्वर धीमा था और उसकी अद्भुत आवाज़ ने एक उदास मनोदशा दी। उनकी कोमल आवाज़ श्रोताओं के दिलों को तोड़ने में सक्षम थी। निकोल ने धीरे से हौस शेड का बैरियर गेट खोला और धीरे से अंदर चली गई। रॉडी इतना डर था कि उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था। उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे कोई आवाज़ करने का डर था। निकोल बाहर पहुंची और धीरे से घोड़े के याल और गर्दन पर हाथ फेरा। अपने मालिक के कोमल प्रहारों के तहत घोड़ा जल्द ही शांत हो गया। गैरस, मैं बहुत दुखी हूँ। निकोल के शब्दों में असीम रूप से व्यथित लग रहा था। क्यों? मुझे यह सब क्यों सहना पड़ता है? मुझे अपने पिता की याद आती है। उसने धीरे से घोड़े को इस तरह गले लगाया कि उसका चेहरा उसके गले में था। मैं जानता हूँ, आप भी पिता के बारे में सोच रहे हैं। अंधेरे में सफ़ेद नाइटगाउन पहने लड़की फुसफुसाती रही और धीरे से रोती रही। खूबसूरत गोरी निकोल का दिल दहला देने वाला रोता हुआ चेहरा, उसके माथे के बाल उसके आंसुओं से भीगे हुए देखकर रॉडी का युवा दिल छू गया, मानो कोई उसे छड़ी से धीरे से सहला रहा हो। भगवान, यह कैसी घिनौनी बात है। इतनी खूबसूरत लड़की को इतने दयनीय तरीके से रोने देना निश्चित रूप से एक अपराध है। निकोल काफ़ी देर तक चुपचाप रोती रही, इससे पहले कि उसने घोड़े को छोड़ दिया और धीरे से अपने बालों को साफ किया। उसने फुसफुसाया और फुसफुसाया, बस। गैरस, मैं आज फिर रोया और यह गलत है। मुझे अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मुझे बहादुर बनने की ज़रूरत है। मैं रो नहीं सकता। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम भी दुखी हो। स्थिर हाथ ने मुझे बताया कि तुम भी बहुत चिड़चिड़े हो। मैं यह भी जानता हूँ कि आपको हर दिन अस्तबल में रहना पसंद नहीं है और आपको पिता की भी याद आती है। तुम उन दिनों को भी याद करते हो जब वह तुम्हें सैर पर ले गया था, है न? लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है। परिवार धीरे धीरे कम हो रहा है। ट्यूलिप लुप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं शक्तिहीन हूँ। अगर मैं एक लड़का होता तो मुझे अपने पिता की जिम्मेदारी विरासत में मिलती। हालांकि वह प्लेबॉय पिता का इकलौता बेटा है, परिवार में एकमात्र पुरुष। हालांकि वह अज्ञानी है और केवल परिवार का नाम खराब करता है। मैं अकेला और असहाय महसूस करता हूँ। निकोल ने आह भरी और प्रार्थना की, स्वर्ग में पिता की आत्मा मुझे साहस प्रदान करे। स्वर्ग ट्यूलिप परिवार को आशा की किरण प्रदान करे। भगवान, मुझे एक मार्गदर्शक दे ताकि मैं अपनी लड़ाई में अब अकेला न रहूं।
जैसे ही निकोल की नाजुक आवाज ने उसकी प्रार्थना समाप्त की, एक प्लॉप की आवाज आई, जैसे आसमान से एक काली आकृति गिर गई और निकोल के सामने। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपना गंदा चेहरा निकोल की ओर फेर लिया। जिस बात ने लड़की को लगभग दम घुटने तक डरा दिया, वह उसका आधा काला आधा सफ़ेद यिन यांग चेहरा था।